हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है यूपी ट्रिपल एससी में आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि पहला हमारा रहने वाला है हिस्ट्री के क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि हम पहले पीवाईक्यू शुरू करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ामों के पीवाईक्यू रहेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिपीटेड है ना, उसको रखा गया है कि जो आपके आज आज इस एग्ज़ाम में मान लो कि आपके बीपीओ में पूछा गया और वही क्वेश्चन सेम उठा के आप लोगों का जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया, तो उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ज़्यादातर वैसे ही क्वेश्चंस लिए गए हैं। यूपी ट्रिपल एससी में पेट, लोअर पीसेस, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, आज सभी आपके जो अन्य सभी परीक्षाएं हुई हैं उनके क्वेश्चंस हमने लिए हैं और जो इसमें नहीं लिखे हैं उन सबको लिया गया है। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर फर्स्ट रहने वाला है। तो मैं खुशबू तिवारी, एक बार फिर से स्वागत है डिकोड एग्ज़ाम चैनल पर। और चलो कंप्लीट सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। और ये इसमें हाई कोर्ट आर ओ लिख गया है, ये गलती से लिख गया है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एक प्रैक्टिस चल रहा है वो हाई कोर्ट आर ओ का भी चल रहा है। ठीक है, 3 दिन हमारा चलता है, जैसे कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार। ठीक, ये हमारा चलेगा हाई कोर्ट के लिए। और उसके बाद बुध के बाद बृहस्पति, शुक्र और शनि ये आपका चलेगा यूपी ट्रिपल एससी के लिए, है ना, यूपी ट्रिपल एससी के लिए। तो आज हमारा 3 दिन का यूपी ट्रिपल एससी रहने वाला है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो आपका मध्य पाषाण युग, या फिर ताम्र पाषाण युग, या फिर पुरा पाषाण युग, या फिर आपका नौ पाषाण युग। अब आप कहेंगे इतना इजी सवाल आप लेकर के आ गए, तो भैया आज पहला शुरुआत है तो पहला क्वेश्चन तो आसान देना ही चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना है कि आप लोगों को पहला ही क्वेश्चन ऐसा टफ दे दे कि दिमाग ही घूम जाए। और ये वैसे भी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पीवाईक्यू है, आपका पिछले साल पूछा गया, आपका जो पिछला पूछा गया पेट है, 2022 के पेट में पूछा गया सवाल था। ठीक है, तो चलो बताते हैं आंसर क्या होगा। आंसर नंबर आपका इसमें बी हो जाएगा, ताम्र पाषाण युग। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग बात करें कि आपका इसी काल में ताम्र पाषाण युग में ही आप लोगों के पत्थर के औजार के साथ साथ तांबे के औजार का भी प्रयोग किया गया था। तो ये भी याद रखना कि पत्थर के, है ना एक सेकंड, पत्थर, ये यहाँ से ऐसे पत्थर के औजार का भी प्रयोग किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह? अब चलो हम आप लोगों को पूरे के पूरे बंदरगाह डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से बंदरगाह कहाँ है। तो पहले तो हम आपको बता देते हैं कि आप लोगों का जो हड़प्पा का बंदरगाह है वो आपका हो जाएगा लोथल। ठीक है, ये भारत के गुजरात में है। तो लोथल आपका कहाँ है? ये गुजरात में है। और आपका पता है गुजरात के भोगवा नदी के तट पर है ये। ठीक है, और इसकी खोज भी हुई थी। तो लोथल की खोज आप लोगों की 1955 और 60 के बीच हुआ था। रंगनाथ राव जी ने खोजा था, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, रंगनाथ राव जी ने खोजा था। और उसके साथ साथ लोथल में मिनी हड़प्पा के नाम से इसे जाना जाता है, इसको, है ना। तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन आता है तो इसे कहते हैं मिनी हड़प्पा। मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप लोग बात करना चाहें तो लोथल के पूर्वी भाग में, ठीक है, पूर्वी भाग में आपको बंदरगाह मिलता है। तो गोदीवाड़ा सुना होगा आप लोगों ने, है ना। नहीं सुना है तो आज सुन लो कि गोदीवाड़ा बंदरगाह आपका मिला हुआ है। तो ये लोथल के ही है और ये भी एक बंदरगाह ही है। तो ये बंदरगाह के दूसरे पूर्वी भाग पे भी एक बंदरगाह है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। तो कौन सी तकनीकी थी आप लोगों की? वो आपकी थी मोम लोपी ढिलाई। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा एक छोटे छोटे लड़कियां बहुत ज़्यादा यूज करती वैक्सिंग, है ना, या फिर लड़के लोग भी तो एक छोटे छोटे ऐसे बीज होते हैं और उसको ऐसे गला देते हैं तो वो एकदम मोम की तरह हो जाता है ना। कुछ ऐसे ही उस समय ये था, मतलब कुछ ऐसे ही ये लोग उस समय लिक्विड में ये था। तो अगर आप लोगों को लगता है ना मोम लिपाई, तो वो मोम की लिपाई ऐसे ही करते तो बहुत लिक्विड लिक्विड हो जाता था, फिर सांचे में डाल के वो उसकी ढलाई कर देते थे।
ठीक है, तो आप लोग याद रखना। और हड़प्पा सभ्यता के दौरान ही मिला था, तो ये भी याद रखना। और प्रसिद्ध मूर्ति आप लोगों की ये कब हड़प्पा सभ्यता में आपके कहाँ, तो अगर ये आप पूछेंगे तो मोहन जोदड़ो में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 4 क्या कह रहा है। 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा, या पहले तो हम आपको बताते हैं क्वेश्चन से अच्छे से। देखो 6ठी और 5वीं, यानी कि पहले 6 फिर 5 की बात हुई है, फिर आपकी 4 3 2 और 1 की बात होगी, ऐसे तो हुई है। तो आप कहेंगे नहीं ये गलत लिखा है, 5वीं 6ठी होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि ये ईसा पूर्व की बात कर रहा है। हम एक जो आपका एक माना जाता है ना पहली शताब्दी, वो आपका उसके बाद जो हम लोग अभी हैं, ठीक है, वो पूर्व नहीं है, ये ईसवी है, हमको ईसवी बोलते हैं। और इधर ईसवा पूर्व हो जाता है। ठीक है, तो इधर वाला है। तो पहले 6 से आए 5, 5 से 4 3, फिर 2, फिर 1, फिर यहाँ से 2 3 4 ऐसे चला है। ठीक, आई बात समझ में? तो ऐसे है। तो आप लोगों को शताब्दी ईसा पूर्व तुर्की के लोगों, मतलब ये आपका याद रखना, क्योंकि तुर्की के लोगों ने भी बोला है, फिर फारसी में क्या बोला जाता है, इसीलिए इसको हम ज़्यादा हाईलाइट करें। तो तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली भाषा को क्या कहा? तो आपका क्या कहा था? आंसर नंबर बी हो जाएगा, हिंदवी कहा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, हिंदवी कहा। और साथ ही साथ अगर आप लोग बात करना चाहेंगे तो हम ज़रूर बताएंगे कि इसमें फारसी में इनका प्रयोग हो हिंदू, तो हिंदी, हिंदवी और हिंदू थोड़ा कंफ्यूज मत होना। और तुर्की तो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तुर्की ने सिंधु के पूर्व लोगों को, ये आपका मैंने तो बता ही दिया कि हिंदवी कहा है। ठीक है, अब हम आप लोगों को तुर्की का तो छोड़ो, अब आपका ये हो गया। और अगर इनकी भूमि की बात करा जाए तो इनकी भूमि की जो जहाँ हम हैं, तो जैसे लोगों को वो बोलते थे हिंदू, और यहाँ की भूमि को बोलते थे हिंदुस्तान। ये ऐसे। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है ना। हम सोचते हैं थोड़ा और डीप जाएं, फिर हम सोचते हैं कि नहीं अभी पहला दिन है, तो इतना डीप जाएंगे तो आप लोग भाग जाएंगे इसीलिए फिर थोड़ा सा, और जितना आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है उतना ही बताएं। हम आपको पीसीएस लेवल या यूपीएससी लेवल क्यों बताएं? जो जितना पूछा जाए उसको उतना ही पढ़ा के किसी तरह नौकरी लो, पीएचडी थोड़ी ना करनी है हर सब्जेक्ट में, इसीलिए रुक गए। तो चलो, हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है? यानी कि उनकी मोहर पर, जो इनकी मुहर है, ठीक है, और टेराकोटा कला पर इनके जो है कौन से जानवर नहीं दर्शाए गए हैं? तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? देखो, बाघ दर्शाया गया, गैड़ा भी और हाथी भी। आपके क्या दर्शाया नहीं गया? गाय नहीं दर्शाई गई है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इनकी मुहरें कैसी होती थी? तो इनकी मुहरें जो होती थी ये वर्गाकार भी होती थी। ये आता है, 3 ऑप्शन दे देगा, है ना। और उसके बाद जो है आपका चौथे में आपका दे देगा दूसरा, और फिर पूछेगा कि कौन सा है। तो वर्गाकार याद रखना, त्रिकोणीय भी थी, ठीक है, और उसके साथ साथ आयताकार। ठीक है, ये आपकी तीनों थी। तो इनकी मोहर कैसे थी? तीनों थी। और साथ ही साथ अगर आप लोग बात करना चाहें तो जो टेराकोटा कला है ना, ये राजस्थान की फेमस है। ठीक है, राजस्थान की फेमस है, फेमस हस्तकला है ये, तो ये याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग और बात करना चाहें, एक मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो बता दे रहे, इनमें जो मुद्रा लेख होती थी, ठीक है, ये सबको पता है फिलहाल। मुद्रा लेख होती थी, ये दाईं से बाईं होती थी। तो जो लोग भूल गए हो ना ठीक है, बाईं, तो जैसे कि ये मेरा दायां है, ठीक है, राइट है, और ये लेफ्ट है, तो इधर से ऐसे करते थे, दाएं से बाएं जाते थे। ठीक है, यहाँ से आपकी जैसे ये राइट है और ये लेफ्ट है ना, तो ये ऐसे जाते थे, राइट से लेफ्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। जितना इम्पोर्टेंट था हमने उतना आप लोगों को बता दिया, अब इससे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर धौला? तो आपका कौन सा हो जाएगा?
तो आंसर इसमें हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा एकदम करेक्ट। ठीक है, तो हड़प्पा कालीन में इनमें कौन सा नगर 3 भागों में, तो ये याद रखना धौलावीरा, अच्छे से याद रखना, यहाँ धौलावीरा पूरा होता है ना। धौला भी पढ़ लो बट धौलावीरा आप लोगों को पता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप लोग बात करना चाहें तो ये कहाँ है धौलावीरा, मैं आपको ये बता दे रहे, तो ये आपका गुजरात में। ठीक, और अगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताना चाहें तो हम आपको ये बताते हैं कि 1967 और 68 में J.P. जोशी है ना, जोशी ने धौलावीरा जो है आपका खोजा था। तो ये खोजा था J.P. जोशी ने 1967 से 68 तक। ठीक है, और उसके साथ साथ एक क्वेश्चन आता है कि जलाशय है ना, जलाशय का साक्ष्य। मैं थोड़ा पेन को छोटा कर लेती हूँ, मतलब कि थोड़ा ये बहुत वैसे चल रहा है। अब सही है। ठीक है, इतना हम तो जलाशय का साक्ष्य भी मिला है यहाँ से। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 7वां क्या कह रहा है, वो देख लेते हैं। तो 7वां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र या फिर लोथल। तो आंसर आप सभी को पता चल गया पढ़ते ही, पाटलिपुत्र नहीं है। ठीक है, और आप लोगों को मैं बताऊं कि अगर आप लोग मैं एक एक डिवाइड करूं तो लोथल से चलो बात कर लेते हैं। ठीक है, लोथल से जो आपकी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कौन सी, एक आपकी यहाँ पर युगल, यहाँ ऐसे क्रम में लिखे ना, तो युगल, समाधि, पत्तन, घोड़े के अवशेष, पत्तन आपके नाव वगैरह, अवशेष, धान की भूसी, धान की मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ है ना, भूसी, और साथ साथ वृत्ताकार अग्निवेदी। तो एंड गणेश और लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा अग्निवेदी। ठीक है, ये आपका मिला है लोथल से। अब बात करते हैं कालीबंगा से क्या मिला है। तो कालीबंगा में आप लोगों के मिले हैं जुते हुए खेत, अग्निकुंड आदि। और पाटलिपुत्र आप सभी को पता है कि ये आपकी जो है सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं थी। ठीक है, ये आपकी मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, है ना। तो ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, ये चीज़ याद रखिएगा। और साथ ही साथ पाटलिपुत्र में आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ कि जो थर्ड है ना, थर्ड आपकी बौद्ध सभा आयोजित हुई थी। तो आपकी पाटलिपुत्र से थर्ड बौद्ध सभा आयोजित हुई थी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी है ये। और लोथल आपकी इतने सारे मिले हुए हैं, घोड़े के अवशेष, धान की भूसी, इंपॉर्टेंट है धान की भूसी, और अग्निवेदी। ठीक है, इसमें जुते हुए खेत और जो है अग्निकुंड भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह, या फिर एक बाजार क्षेत्र। तो सभी को पता है कि मोहनजोदड़ो आपका माउंट ऑफ द डेड होता है इसका आंसर, यानी कि आपका जो क्या होता है, मृतकों का टीला। तो इसको हिंदी में भी कहते हैं मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला कहते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहते हैं तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। तो मोहनजोदड़ो आपकी नगरीय सभ्यता थी, इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें जो चित्र था, ये चित्र लिखा नहीं जाता था इसमें, मतलब चित्र भाव चित्रात्मक थे। ठीक है, ये याद रखना, भाव चित्रात्मक थे। ठीक है,
तो ये भाव चित्रात्मक इनके चित्र जो लिखा था, जो चित्र बना हुआ था, है ना, तो भाव चित्रात्मक, क्योंकि वहाँ फिगर ही बना था। नाउ देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सिंध लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया था। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और आपका पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। और आपका डी कह रहा है कि सिंध लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो आपका आंसर इसमें कौन सा, आप मुझे ज़रा कमेंट करके बताओ कि कौन सा होगा। और मैं आप लोगों को बताती हूँ, सिंध के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ठीक है, आप लोगों ने सबने ये चीज़ सुना होगा कि आपकी जो भारत से ही पहले कपास की शुरुआत हुई, और साथ ही साथ किसने पहले शुरुआत करी, वो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। ठीक है, और कपास के साथ साथ आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि इन लोगों के यहाँ, जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास जो फसलें होती थी, ठीक है, फसलें पूछी जाती हैं आपकी, है ना, उसमें जैसे 4 फसल दे देंगे, फिर मतलब 3 फसल दे देंगे, अभी तो ऑप्शन ही आ गया है, तो बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। तो हड़प्पाई लोगों ने कुल आपके 9 फसल उगाए, है ना, ये आपके फसल यहाँ लिखा हो, 1 सेकंड। तो इन्होंने टोटल कितने 9 फसल उगाए, और 9 फसल में से कौन कौन सी हैं जो कि ज्ञात हैं। अब आगे जो ज्ञात नहीं है वो तो नहीं पता, लेकिन पहला आपका गेहूँ है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और गेहूँ की आपकी 3 किस्में बोई जाती थी, ये भी याद रखिएगा। तो 3 किस्में आपकी गेहूँ की थी। साथ ही साथ अगर आप लोगों को पता हो तो जौ भी था, और जौ की आप लोगों की जो थी वो 2 किस्में थी। कपास, जो कि अभी सवाल में आपके ही था, उसके बाद खजूर, और ये जा है, ठीक है, खजूर, और उसके साथ साथ आप लोगों का तरबूज, मटर, राई, और आपका सरसों, यहाँ लिख दे रहा हूँ सरसों, है ना, ये, और आपका एक बचा क्या, तिल। ये इतने आप लोगों के जो ज्ञात फसलें हैं वो हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और साथ साथ अगर आप लोग बात करना चाहें तो घोड़े का प्रमाण प्राप्त हुआ है, लेकिन घोड़े के बड़े पैमाने पर प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जैसे लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ा लिखा है ना, तो इनका साथ से तो प्राप्त हुआ है, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं प्राप्त हुआ है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता में एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। ठीक है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना है कि किसने की थी। तो आपका SR राव जी ने किया था। ठीक है, तो आपकी एक जो है एक हिस्से की खुदाई इन्होंने किया था, ये चीज़ आप याद रखिएगा। एक दिन हम आपको पूरा कल ही आपके जब भी क्वेश्चन हम लेंगे तो हम आपको पूरा जो है हड़प्पा से डिस्क्राइब कर देंगे कि कौन कौन से पार्ट को किसने खोदा था, है ना। तो 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में आपके ये हाँ है, ठीक है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है। आपका बनवाली, आपके चहनुदड़ो, सुतकानगडोर, और आपका सुरकोटदा। तो आपका कहाँ है, तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, आपका एकदम सही है, सुरकोटदा। ठीक है, तो सुरकोटदा में आपकी क्या मिली है, अस्थियाँ मिली हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, और आपको पता है कि कलश और कलश इन यहाँ पर आपके जो 100 थे, 100 के साथ यहाँ पर आपको कलश भी मिले हुए हैं, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और लोथल में आप लोगों को, जो कि हमने स्टार्टिंग में बताया, लोथल से घोड़े और उसके साथ साथ आपकी घोड़े के अवशेष मिले हैं, और बस घोड़े के अवशेष मिले हैं, मतलब और भी मिले हैं, लेकिन हम अभी आपको इतने ही बता दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने लोथल का अच्छे से डिटेल से आप लोगों का डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। इंपॉर्टेंट है, बच्चों को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, बच्चों को सूर्य और चंद्रमा के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, बच्चे का विवाह कराया जाता है। तो आंसर नंबर आपका सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों के पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। साथ ही साथ अगर आप लोग जानना चाहें तो ये अब आप लोगों का जनेऊ धारण कराना ये ख़त्म हो चुका है। अब हमारे जो कल्चर है हमारे यहाँ, मतलब जो कल्चर भी इंडिया में चल रहा है, वो शादी टाइम पे ही जनेऊ धारण कराते हैं, जबकि जनेऊ धारण कराने का जो परंपरा है वो उपनयन संस्कार से शुरू हुआ है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और साथ साथ आपको पता है कि ये विवाह से पूर्व कराया जाता था,
इसीलिए शादी होने से पहले जब बारात आती है उससे पहले ही आपका उपनयन समारोह करा लिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। अब मुझे डिटेल में तो नहीं पता कि वो सेम है, क्या पता रिचुअल्स हर जगह अलग अलग हो जाते हों, बट हमारे यहाँ जो है तो ये उपनयन समारोह अब हमारे यहाँ शादी में ही कराया जाता है। ठीक है, और यहाँ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें आपके शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। ये इस जो उपनयन समारोह के बाद वो शिक्षा ग्रहण करते थे आपके गुरु के साथ रह के। तो तब से जब इनको शिक्षा ये मिल जाता था, ये आपका उपनयन हो जाता था उनका, उसके बाद वो शिक्षा लेने के पात्र हो जाते थे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है, यानी कि कहाँ से आया है। तो आपका सत्यमेव जयते शतपथ ब्राह्मण से, ईशोपनिषद से, या फिर आपका मुंडकोपनिषद से, या फिर महाभारत से। तो आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी आपका एकदम सही है। सत्यमेव जयते आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यज्ञ की तुलना टूटी नाव से जो तुलना की गई है वो किस उपनिषद से, तो आपका मुंडकोपनिषद से। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि सत्यमेव जयते जो आपका है ये वाराणसी में है ना, वाराणसी में आपके सारनाथ 250 ईसा पूर्व में आप लोगों के मौर्य अशोक द्वारा, जो मौर्य सम्राट थे उस समय, मौर्यकालीन अशोक, ठीक है, इनके द्वारा ये स्तंभ बनवाया गया था। ये चीज़ याद रखें। तो स्तंभ ये बनवाया गया था और उसी स्तंभ पर इन्होंने सत्यमेव जयते लिखवाया था। ठीक है, और सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है, सदैव विजय। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहे हैं। हम बहुत सारी चीज़ें बोल दे रहे हैं, लिख नहीं रहे क्योंकि लिखने में टाइम लगता है। तो वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं, संहिता, ब्राह्मण, या फिर आरण्यक, या फिर आपके उपनिषद। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, आंसर नंबर आपका बी एकदम सही है। ब्राह्मण, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं, वो आपके ब्राह्मण कहलाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, संख्या दर्शन, या फिर उपनिषद। तो आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर आपका इसमें हो जाएगा डी एकदम सही है। ठीक है, ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है तो आपका डी देता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसे ही आपका जो उपनिषद में ही इसे ज्ञानकोश के नाम से भी जाना जाता है, मतलब ये ज्ञानकोश भी मानते हैं क्योंकि ज्ञानकोश मतलब आपकी डिक्शनरी। ठीक है, तो ये एक तरह की डिक्शनरी है, तो ये भी याद रखिएगा। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहे हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है, वरुण, इंद्र, अग्नि, या फिर आपके शिव। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा आंसर नंबर बी आपका एकदम सही है, इंद्र जी हो जाएंगे, जो कि बहुत ही उस समय बहुत ही फेमस आपके देवता माने जाते थे। और आपको पता है कि ऋग्वेद में ये लिखा हुआ है, और ऋग्वेद में कितने हैं, 10 मंडल हैं। ये सवाल पूछा जाता है, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और आपका 10,580 आपकी ऋचाएँ हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, और जो आपका ऋग्वेद पढ़ने वाला था, जो ऋग्वेद पढ़ता है, जैसे हम किताब पढ़ते हैं, हम गीता पढ़ते हैं, हम रामायण पढ़ते हैं, हम बाइबल कुरान पढ़ते हैं, तो ऐसे जो ऋग्वेद पढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं, आपको पता है क्या कहते हैं, तो ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को हम होत्र कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, होत्र मतलब होता है होता, तो ये हम कहते हैं। ठीक है, चलो, और आपको पता है इनमें सर्वाधिक वर्णन आपका इंद्र का हुआ है, लेकिन और हम बता दें ऋग्वेद में किसका वर्णन हुआ है। तो 250 बार आपका अग्नि का वर्णन हुआ है, 200 बार आपका ऋचाओं का वर्णन हुआ है, 200 ऋचाओं की रचना की गई है, वर्णन नहीं, 200 ऋचा है उनकी रचना इसी में की गई है। ठीक है, और इतना इम्पॉर्टेंट था, और आगे हम जो इम्पॉर्टेंट है वो हमने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, प्राचीनतम वेद कौन से हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, या फिर आपके सामवेद। तो आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा, आंसर ए सबको पता है, प्राचीनतम वेद आपके ऋग्वेद हैं। ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र हुआ है। अब इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं ये क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ है अपराध और एक अपराधी, ये दो वर्ड लिखा हुआ है, तो कौन से आपके ग्रंथ में लिखा हुआ, अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति में, न्याय मीमांसा या फिर सभी में। तो आपको बस इतना ही बताता है, तो सब में लिखा हुआ है आप लोगों का अपराध और अपराधी, ठीक है। ये वर्ड लिखा हुआ है, ये अपराध होता था इसीलिए इस वर्ड का इसमें जिक्र भी हुआ है, तो पहले भी अपराध हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, किसके पाठ हैं, मतलब ये आपके शतपथ और तैत्तिरीय, ठीक है, कौन से आपके सामवेद के, अथर्ववेद के, ऋग्वेद के, यजुर्वेद के मूल, किसके मूल पाठ है। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा, आंसर नंबर आपका डी एकदम सही है, यजुर्वेद के पाठ हैं। अब हम आपको ज़रा ये बता दे रहे हैं अच्छे से और याद रखिएगा, वेद और उनके ब्राह्मण होते हैं, ठीक है, वेद होते हैं जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और उनके ब्राह्मण होते हैं जैसे ये वाले ब्राह्मण जो लिखे हुए हैं ना, ठीक है ब्राह्मण, ठीक है, ये होते हैं। अब हम बता दे रहे हैं शुक्ल यजुर्वेद जो होता है, शुक्ल यजुर्वेद, तो शुक्ल यजुर्वेद में आप लोगों का हो जाएगा शतपथ, और आपका क्या हो जाएगा इसमें जो है शुक्ल यजुर्वेद में आपका शतपथ ब्राह्मण हो जाएंगे, हम ब्राह्मण नहीं लिखते हैं, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण लव लिखते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, शतपथ ब्राह्मण। उसके बाद आपका कृष्ण यजुर्वेद में, कृष्ण यजुर्वेद में यहाँ आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर तैत्तिरीय हो जाएंगे। तो अब शुक्ल और या कृष्ण पूछेंगे, ठीक है, तो आपको ऐसे आंसर देना है, और अगर आप लोगों का एक साथ पूछा है यजुर्वेद तो आपको इस तरह से पूछा जाएगा, ये यजुर्वेद के अंदर का पार्ट है, तो आपका ये हो जाएगा तैत्तिरीय, आपका क्या हो जाएगा ब्राह्मण, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप लोग कृष्ण यजुर्वेद हो गया, सामवेद आपका क्या हो जाएगा, सामवेद में इनको क्या कहते हैं, पंचविश ब्राह्मण, ठीक है। और साथ साथ अगर अथर्ववेद की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, गोपथ ब्राह्मण, है ना। और आपका एक छूट गया जो शुरू में ही है और पहला है लेकिन वो छूट गया था, ठीक है, तो है क्या है, ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में आपके क्या हो जाएंगे, ऐतरेय ब्राह्मण, तो ये आपके वेद हो गए और इधर आपके ब्राह्मण हो गए, ये चीज़ याद रखिएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, अग्नि, मारुति, इंद्र या फिर सावित्री। तो इसका आंसर आप लोग हमें बताएंगे, ठीक है, और किस आपके ऋग्वेद में है, और साथ ही साथ चलो मैंने और तो सारी चीज़ें बता ही दी, हाँ ये आपको बताना है कि चलो ठीक है, लेकिन ये कौन से मंडल में है, मंडल कैसे कि ऋग्वेद के आपको पता है कि 10 मंडल हैं, 10 मंडल में कौन से मंडल में आपके गायत्री मंत्र की जो है मतलब आपका ये गायत्री मंत्र कौन से मंडल में समर्पित है, या कौन से मंडल में आपकी आंसर कौन से आपके गायत्री मंत्र में है, बस आपको ये बताना है, ठीक है। तो चलो, तो आपका ये हो गया, लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब। साथ ही साथ अगर आप लोगों को कोई सजेशन है तो ज़रूर दीजिएगा, और ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs हैं सारे, ठीक है, कोई BPO, कोई वीडियो, कोई वन रक्षक, या फिर आपके जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सबके पूछे हुए क्वेश्चन है, तो कोई सजेशन होगा तो ज़रूर बताना, ठीक है। और कोई भी आप लोगों को कैसा लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलो पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, खाते पीते रहो और पढ़ते रहो।